आज बात करेंगे हम पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड के बारे में, जिसे हिंदी में भविष्य निधि भी कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रोविडेंट फंड के बारे में बता देता हूं, जिसमें पहला है ईपीएफ, दूसरा पीपीएफ और तीसरा है जीपीएफ। आइए सबसे पहले हम विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, बात करें ईपीएफ की, तो इसका पूरा नाम है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसे हम कर्मचारी भविष्य निधि भी कहते हैं। दोस्तों, यह योजना एम्प्लॉय के लिए होता है, या कह सकते हैं कि ऐसे कर्मचारी जो किसी प्लांट में, कंपनी में या फर्म में मासिक वेतन पर काम करते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात करें पीपीएफ की, तो दोस्तों इसका पूरा नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दोस्तों, ये जो पीपीएफ है, ये भारत के कोई भी जो 18 वर्ष से अधिक हो, वो अपना खाता खुलवा सकते हैं। वो अपने बैंक के माध्यम से अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट ओपन करना अनिवार्य नहीं होता है। अब बात करें जीपीएफ की, तो इसका फुल फॉर्म है जनरल प्रोविडेंट फंड। दोस्तों, जो जीपीएफ है, यह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होता है। आशा है ये 3 प्रकार के पीएफ जो होते हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं हम ईपीएफ के बारे में, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा संख्या के कर्मचारी जो है वो ईपीएफ के अंदर ही आते हैं। अगर आपका भी पीएफ कटता है या आपके परिवार में किसी का पीएफ कटता है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पीएफ की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ईपीएफ या जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं पीएफ, यह मंथली सैलरी पाने वाले एम्प्लॉयज के लिए होता है, जिसमें एक यूएएन नंबर दिया जाता है, जिसे यूनिवर्सल नंबर कहा जाता है, और यह 12 अंकों का होता है। दोस्तों, पहले क्या होता था, आप जितनी बार भी जॉब बदलते रहते थे, उतनी ही बार आपका यूएएन नंबर चेंज होते रहता था। इससे क्या समस्या आती थी कि हम पहले अगर किसी कंपनी में काम किए हैं, उसके बाद किसी दूसरे कंपनी में काम करते थे, तो दोनों जगह हमारा अलग अलग यूएएन नंबर होता था, और जिस कंपनी का काम हमने छोड़ दिया, उस कंपनी का पैसा उसी कंपनी में रह जाता था, और जब नए सिरे से दूसरे कंपनी में हम काम करते थे, तो वहां फिर से नए सिरे से हमारे पीएफ का पैसा कटता था। दोस्तों, उसमें विड्रॉल करने के लिए भी एक प्रॉब्लम आता था। अगर हम किसी कंपनी को जब छोड़ देते थे, तो वहां पे उस कंपनी के माध्यम से जब तक उसमें एग्जिट डेट नहीं डाला जाता था, तब तक हमारा पीएफ का पूरा पैसा नहीं निकलता था। तो क्या होता था, जब हम किसी कंपनी को छोड़ देते थे, तो उस कंपनी के लोग, जो भी अकाउंटेंट या जो भी अगर हमारे पीएफ को हैंडल करते थे, वो क्या करते थे, हमारे पीएफ में एग्जिट डेट नहीं डालते थे। इस कारण से हम वहां से अपने पीएफ के पैसे को विड्रॉ नहीं कर पाते थे। ये दोनों समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया। उन्होंने पहला क्या किया कि सबसे पहले तो यूएन नंबर को यूनिवर्सल कर दिया। इसका मतलब अब हम कहीं भी काम करें, हमारा यूएन नंबर सिर्फ एक ही बार ओपन होगा, और वही यूएन नंबर हमारा सभी कंपनी में काम करेगा। दूसरा चेंज क्या हुआ, जो एग्जिट डेट कंपनी द्वारा डाला जाता था, उसको खत्म कर दिया गया। अब हमको कभी भी जरूरत पड़ती है, तो हम अपने पीएफ के 90% तक के पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे पीएफ के खाते में हमारे सैलरी का कितना परसेंट कटता है, और हमारे पीएफ फंड में जमा होता है, और साथ ही हमारे कंपनी द्वारा कितना कंट्रीब्यूशन किया जाता है। तो किसी भी कर्मचारी का यदि बेसिक सैलरी 15,000 से कम होता है, तो उसके लिए पीएफ अनिवार्य होता है, जिसमें उसके बेसिक सैलरी का 12% पीएफ फंड में जमा होता है। दोस्तों, जितना पैसा आपके सैलरी से आपके पीएफ फंड में जमा होता है, उतना ही पैसा आपके कंपनी द्वारा आपके पीएफ में जमा कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं विस्तार से कि हमारे पीएफ में कहाँ-कहाँ पर कितना-कितना पैसा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, आपके पीएफ में 3 भाग होते हैं। आपका जो पीएफ का पैसा वो अलग जमा होता है। इसके साथ ही आपको पीएफ के माध्यम से एक बीमा स्कीम मिलती है, उसमें भी कुछ पैसा जाता है। इसके साथ ही आपको पेंशन की सुविधा मिलती है आपके पीएफ के द्वारा, उसमें भी कुछ परसेंट जाता है। तो मैं आपको बता दूं, आपके सैलरी से जो 12% कट रहा है, वो पूरा पूरा आपके पीएफ में जमा हो जाता है। इसके बाद आपके कंपनी द्वारा जो 12% और प्लस 1% जो दिया जाता है, उसमें से 3.67% आपके पीएफ फंड में जमा होता है,
और 8.33% आपके पेंशन डिपार्टमेंट में जमा होता है। दोस्तों इसके साथ ही जो 1% मैंने बताया, उसका 0.5% आपके EDLI बीमा के लिए जाता है, और जो 0.5% है वो एडमिन या अदर चार्जेस में चला जाता है। इस प्रकार दोस्तों आपके पीएफ में आपको 3 सुविधाएं मिलती है। अगर आप EDLI बीमा के बारे में नहीं जानते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप इसका वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं पीएफ के पैसे को विड्रॉ करने की। दोस्तों आप सिंपल सा फॉर्म 31 भर के पीएफ के पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं, जहां पर दोस्तों आप अपने पेंशन के पैसे को 10 साल पूरे होने से पहले ही आप विड्रॉल कर पाएंगे। अगर 10 साल पूरे हो जाते हैं तो आपका जो पेंशन का पैसा वो लॉक हो जाता है, और आपको एवरी ईयर मंथ बाय मंथ आपको पेंशन के रूप में मिलते जाता है। बाकी पैसे को आप अपने जरूरत के हिसाब से कभी भी निकाल सकते, जो कि आपको रिटायरमेंट के बाद मिलना स्टार्ट होता है। अब बात करें उन कर्मचारियों की जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 से ज्यादा होती है। इनको अपने सैलरी में पीएफ कटाना कोई जरूरी नहीं होता है। ये चाहे तो कटवा सकते हैं, चाहे तो नहीं कटवा सकते हैं। और चाहे तो ये अपने सैलरी का 20%, 25% या ज्यादा से ज्यादा 50% तक भी अपने पीएफ के रूप में जमा करवा सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, एम्प्लॉय भले ही अपने सैलरी का 50% तक जमा कर सकता है, लेकिन उनकी कंपनी उनको सिर्फ उनके सैलरी का 12% ही देती है, जो कि पूरा पूरा उनके पीएफ फंड में जमा होता है। दोस्तों क्योंकि इनको पेंशन सुविधा नहीं मिलती, इसीलिए इनको कंपनी की 12%, जो जितना भी परसेंट कंट्रीब्यूशन करे, वो दोनों कुल मिला के उनके पीएफ फंड में जमा होता है। और दोस्तों अधिकतर जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, अपने सैलरी का एक बड़ा हिस्सा अपने पीएफ फंड में जमा करते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है, लगभग 8% के आसपास। अभी फिलहाल में देखा जाए तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.1 का चल रहा है। दोस्तों लॉन्ग टाइम में इसमें बहुत बेनिफिट होता है, और इसमें किसी प्रकार का भी कोई टैक्स नहीं लगता, इसीलिए इसमें अपने सैलरी का कुछ परसेंट इन्वेस्ट करना अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।